हेलो एवरीवन, आई एम अश्विनी वशिष्ठ। और जैसा कि हम लोग एक सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं कि क्या ये रियल एस्टेट मार्केट है आज के दिन एक बबल्स है जो बहुत जल्द बस्ट होने वाला है, या फिर ये एक इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीजन्स हैं, स्ट्रॉन्ग बेस में है कि ये आगे बढ़ता हुआ जाएगा इसी तरीके से जंप लगाता हुआ। यही आज हम बात करेंगे। और इस टॉपिक का एक आधार जो मैंने आज बनाया है वो एनरोक की एक रिपोर्ट है। तो इस डेटा के आधार पर हम बहुत कुछ जानेंगे। वीडियो के अंत तक यदि आप बने रहेंगे तो आप बहुत से ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट देखेंगे। और ये प्रॉपर्टी के प्राइजेस ऊपर क्यों जाते जा रहे हैं इतनी तेज़ी के साथ, इसका मैं मेन रीज़न आपको बताऊंगा, लेकिन वीडियो के अंत में। और हाँ, क्या ये ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा वो भी मैं आपको लास्ट में ही शेयर करूँगा। सबसे पहले हम जान लें प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट अभी हमारे इंडिया में कितना है। टोटल अमाउंट है 4.2 बिलियन। 4.2 बिलियन अराउंड 3 खरब 42 करोड़ प्लस कुछ हो बनता है। एग्जैक्ट अमाउंट चाहिए आप गूगल कर सकते हैं। और इसमें जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर कंट्रीब्यूशन रहा है ये 22% रहा है। और मोर देन 75% जो कंट्रीब्यूशन है वो आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। ये एक बहुत, जो मैं आपको बताता चलूँगा आगे आगे जैसे ये वीडियो बढ़ता हुआ जाएगा हमें पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि रियल एस्टेट मार्केट किस तरीके से और कहाँ तक ये ऊपर जा सकता है। और जो ये टोटल इन्वेस्टमेंट है इसमें से 35% अकेले दिल्ली एनसीआर में आया है। आप जान सकते हैं प्रॉपर्टी के रेट तो बढ़ेंगे ही। और दिल्ली एनसीआर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट गुड़गांव के अंदर। ये तो वैसे भी आपको आइडिया लग ही जाता यदि मैं नहीं बताता तो भी। थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है बिकॉज इट्स अ प्राइवेट एजेंसी, बट एक रफ आइडिया हमें मिल जाता है। क्या इस तरीके से हम देखें तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट आए। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की बात करूं तो सेम यही 4.2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट ही हमारे इंडिया के अंदर आया था। अब इसमें बात करते हैं, हाँ कुछ चेंज है। जैसे कि उस टाइम पर यदि मैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर की बात करूं वो 14% थे। पिछले उससे पहले के जो ईयर था उससे बड़े थे, बट 14% थे। और यदि मैं 2022-23 की बात करूं तो यहाँ पर 22% डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं। यानी कि कुछ तो चेंज हो रहा है। और इस डेटा के आधार पर हम जान सकते हैं कि मार्केट बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा है और फ्यूचर में भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। बट अब टाइम है आपके सरप्राइज होने का। कैसे? 2020-21 में ये 7.2 बिलियन इन्वेस्टमेंट था। और यदि मैं फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की बात करूं तो ये था 6.3 बिलियन। काफ़ी कुछ अलग लग रहा है। आपको अब लगने स्टार्ट होगा कि मार्केट तो डाउन जा रही है, इन्वेस्टमेंट कम आ रहा है, बट प्रॉपर्टी के प्राइजेज ऊपर क्यों जा रहे हैं। इंटरवल के बाद मूवी की स्टोरी पूरी तरह से चेंज हो गई। बट मैं बताता हूँ कि ऐसा रीज़न क्यों है कि प्रॉपर्टी अभी भी तेज़ी से ऊपर क्यों बढ़ती जा रही है। आपको याद होगा वो पेंडेमिक टाइम, जब उस टाइम पे इतना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया था, उसका सबसे बड़ा रीज़न था क्योंकि उस टाइम पर इंडिया सबसे सेफ कंट्री था इन्वेस्टमेंट के लिए। और इंडिया के अंदर रियल एस्टेट, एनआरआईज ने भर भर के यहाँ पर इन्वेस्टमेंट डाला क्योंकि उनको लगता था कि पूरी दुनिया डूब जाएगी बट इंडिया की अर्थव्यवस्था कभी नहीं डूब सकती क्योंकि उसकी अपने आप में एक डिमांड है। वो अपने घर के अंदर इतनी डिमांड है कि दुनिया भी उससे कुछ नहीं खरीदेगी ना तो भी इंडिया की अर्थव्यवस्था डाउन नहीं जा सकती। यहाँ पर ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट हुआ और उसका नतीजा कि जो अनसोल्ड इन्वेंट्रीज थी, और उसमें गुड़गांव जैसे सिटीज़, मुंबई जैसी सिटीज़, हैदराबाद, बेंगलोर, इन सिटीज़ को टारगेट किया गया। इनमें सबसे ऊपर था गुड़गांव। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब इतना इन्वेस्टमेंट आया तो टोटल इन्वेंट्रीज थी, अनसोल्ड इन्वेंट्रीज थी, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। उनमें से ज़्यादातर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर थे और उनको पूरा रिसर्च करके और उनको आइडिया हो गया था कि गुड़गांव में रेट सभी जो सिटीज़ हैं उनसे सबसे ज़्यादा रिटर्न यहाँ पर आ सकता है। और जिन बिल्डर्स को कोई पूछ नहीं रहा था उसकी इज्जत सन इन लो की तरह होने लगी। यानी कि वहाँ पर स्टार्टिंग में ज़रूर काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, काफ़ी नेगोशिएट भी किया जा सकता था और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने वही किया। और उनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। मैं भी जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं और जिनके टारगेट जो जिस बिल्डर का लेते हैं, जिस लोकेशन का लेते हैं और जिनका लगभग सही जाता है, मैं उनको भी अपने जब क्लाइंट को कोई प्रोजेक्ट सजेस्ट करता हूँ मैं खुद उनको फॉलो करता हूँ। मेरे अपने भी काफ़ी सारे पैरामीटर्स होते हैं
लेकिन मैं उनको भी देखता हूँ, क्योंकि उनके लेवल तक शायद मैं अभी तक ना पहुँच पाया। लेकिन हाँ, सीख तो सकते हैं कि वो क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो किसी भी बिल्डर या लोकेशन को टारगेट करते हैं, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और यहाँ तक कि वो अपनी बातों को बाहर जाने भी नहीं देते जितना हो सकता है। बट मेरी कोशिश रहती है कि जितनी बातें इनसे मैं सीख पाऊँ, इनका जो स्ट्रेटजीज हैं उनको समझ पाऊँ, और फ्यूचर में इनकी प्लानिंग है उनको जान पाऊँ, मेरा पूरा टारगेट रहता है। अब यहाँ तक तो ठीक था कि 2019 और 2020 में रेट बढ़ते हैं, ओके, मैं भी मान लेता हूँ। बट फिर 21-22 और 22-23 में रेट इसी स्पीड से क्यों ऊपर जा रहे हैं? उसके पीछे भी एक एल्गोरिथम्स काम करती हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे कोई सॉफ्टवेयर हो, कुछ भी हो, एल्गोरिथम्स तो काम करती हैं। और यहाँ पर ये हुआ कि जो हरियाणा गवर्नमेंट है उसने लाइसेंस नए बिल्डर्स को बहुत कम दिए। इतनी पाबंदियाँ हैं यहाँ पर कि आप नया लाइसेंस लेते लेते थक जाओगे, बट लाइसेंस मिलने का नाम नहीं होता। सो इस वजह से यहाँ पर जो बिल्डर्स थे, उन्होंने पुराने जो बिल्डर्स थे उन्हीं के लाइसेंस को यूज़ करके उन्हीं की लैंड खरीदने स्टार्ट की और प्रोजेक्ट लॉन्च करना स्टार्ट किए। लेकिन वो बहुत कम थे, क्योंकि पुराना बिल्डर है वो भी तो टाइम देखेगा कि वो अपना प्रोजेक्ट ले आए, वो अपने अकॉर्डिंग सब कुछ चीज़ें समझ रहा है। तो सभी तो नहीं सेल करते, लेकिन कुछ बिल्डर्स हैं उन्होंने सेल किया। सो कुछ बिल्डर्स ने सेल किया, वहीं पे कुछ ही प्रोजेक्ट्स आए, और कम प्रोजेक्ट्स आने की वजह से और मार्केट में जो डिमांड बनी हुई थी वो आज भी ज्यों की त्यों है, या मैं कहूँ कि उससे भी कहीं ज़्यादा है। और यही हो रहा है कि कोई भी बिल्डर आए, अच्छा बिल्डर आए, मगर अच्छा बिल्डर आए, क्योंकि मार्केट आज के दिन, और मैं कहूँ कि जो पहले एक कोलैप्स देखा था मार्केट ने, चाहे वो 12-13 की बात करें, उससे पहले की बात करें, तो उससे काफ़ी कुछ सीखा है इन्वेस्टर ने। सो किसी भी बिल्डर में तो पैसा नहीं डालते, बट हाँ, पैसा डालते हैं। वैसे तो काफ़ी गलत तरीके से भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। मैं नहीं नाम लेना चाहूँगा किसी बिल्डर का या किसी और का, क्योंकि अपना काम इतना ही है कि एक बार बता दें, उसके बाद जिसको जाना है जाए। 2019-20 या 20-21 में इतना इन्वेस्टमेंट आया, बट भीड़ कभी नहीं देखी। और 21-22 और 22-23 में बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है कि उसके बाद डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं वो एक्टिव हुए, और उनके एक्टिव होने की वजह से मैं यदि अभी इसी साल का आपको डेटा बताऊं तो पहले 14% थे, और आज वो कंट्रीब्यूशन जो इस टोटल मार्केट में है उनका 22% है। आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं वो कितने एक्टिव हुए होंगे। और ये जो बाहर आप गाड़ियाँ खड़ी देखती हैं, ये भीड़ देखते हैं, ये यही कारण है। सो अभी डिमांड बनी हुई है, नेक्स्ट कुछ ईयर्स में भी बनी रहेगी। इसके नेगेटिव पॉइंट्स या क्या ऐसे कारण हो सकते हैं जिनसे मार्केट कुछ डाउन भी जा सकती है? यदि डाउन गई तो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए रहेगी। एक तरीके से हम वो डाउन नहीं कह सकते, वो मार्केट करेक्शन कह सकते हैं, लेकिन वो बहुत छोटे पीरियड के लिए रहेगी, और उसके बाद फिर से मार्केट की स्पीड इससे भी तेज़ हो सकती है। बट हम ये नहीं कहते कि जो 15,000, 20,000, 25,000 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, मन में आए उस लोकेशन में, बिल्कुल नई अंडर डेवलप्ड लोकेशन है, उनमें भी ये हाल है कि वो उस रेट को जस्टिफाई करते हैं या वो सही है। मैं ये तो नहीं कहता, क्योंकि रेट काफ़ी जगह पर ओवर प्राइस भी है। बट आगे भी हम इस सीरीज को, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ हम आज बात नहीं कर सकते, आगे भी ऐसी एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। और यदि आप ऐसे ही वीडियो से जुड़े रहना चाहते हैं और रियल एस्टेट एजुकेशन के इन सेमिनार्स में हम सभी लोग साथ चलना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं किया है तो काफ़ी लोग दोबारा सब्सक्राइब कर देते हैं, अनसब्सक्राइब हो जाता है। और नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें, क्योंकि ये भी मुझे काफ़ी बार मिलता है कि आपकी नोटिफिकेशन नहीं आती, हम देखना चाहते हैं। आप हमें या तो व्हाट्सअप करें जब भी आपको वीडियो डालते हैं, या कुछ कोई ऐसा ग्रुप बना लें जिसमें आप शेयर करें। वो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए भी हर बार मुझे ये करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और वैसे भी टाइम की बहुत कमी होती है, तो ये चीज़ें नहीं हो सकती। बट हाँ, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो अभी इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए जल्द मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।